तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट में हमने देखा था व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज उसी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एलसीआर सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स भी कंप्लीट कर देंगे। सो लेट अस बिगिन। सो for electromagnetic induction we need to know what is magnetic flux. So magnetic field तो हमने पढ़ लिया था। Magnetic field lines represent a vector or a set of lines which go from the north pole of a magnet to the south pole of a magnet. Magnetic flux क्या होता है? It is just the dot product of the magnetic field lines and the area vector. So flux is a scalar quantity whereas a magnetic field is a vector quantity. अगर हमारे पास ये सर्कुलर रिंग है जिसके अंदर से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B फ्लो कर रही है एंड इस सर्कल का रेडियस R है, तो इस सर्कल का रेडियस हो गया A which is equal to pi r square, then we can say flux will be equal to B vector dot A vector, so it is equal to BA or B times pi r square. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी सर्कल के प्लेन में होंगी, अगर मान लो ये सर्कल ऐसे होता और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी सर्कल के प्लेन में होती, then the flux would have been zero because the area vector would be perpendicular to the plane of the ring whereas the magnetic field lines is along the plane. So dot product जब लेंगे इस केस में 90 डिग्री आ जाता, hence इस केस में magnetic flux will not be equal to BA but it will be equal to 0. So basically flux is the product of magnetic field lines along the plane which is perpendicular to the area. Okay, तो ये था हमारा flux. Now let us see what electromagnetic induction is. Electromagnetic induction बोलता है कि जब भी हमारे पास changing electric field होगा that will induce a changing magnetic field. एंड जब हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल इंड्यूस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. सो बेसिकली अगर हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा होगा थ्रू अ सर्कुलर लूप या फिर किसी भी शेप के लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, देन एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसकी वैल्यू विल बी गिवन बाय नेगेटिव डी फाई बाय डी टी. तो अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो ईएमएफ इस तरह से डिक्रीज होगा जिससे रिजल्टेंट फ्लक्स वापस कम आने की कोशिश करे, और अगर फ्लक्स हमारा डिक्रीज हो रहा होगा तो रिजल्टेंट ईएमएफ इस तरह से कोशिश करेगा कि दोबारा से फ्लक्स हमारा बढ़ जाए. दिस दिस स्पेशल रूल इज नोन एज द फैराडेज लॉ. और ये जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल ओपोज द चेंज इन द फ्लक्स. इसको हम लेंज लॉ भी कहते हैं. सो नेगेटिव साइन वाला चीज हमें लेंज लॉ से एक स्पेशल डेफिनेशन से भी पता चलता है, पर फैराडेज लॉ से भी वही सेम चीज आ रही है. सो लेंज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिससे जो चेंज इन फ्लक्स है वो ओपोज हो रहा हो. ओके, तो अब फैराडेज लॉ का एक एग्जांपल देखते हैं. मान लो हमारे पास एक अंदर इनगोइंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो सिर्फ इसी रीजन तक हमारे पास सीमित है. तो मैग्नेटिक फील्ड इज लिमिटेड ओनली टू दिस रीजन. Let's say the value of this magnetic field is given by B vector and it is going inside the plane. अब हम एक ग्रिड लेते हैं, एक ऐसा ग्रिड लेते हैं जिसका लेंथ L है दिया हुआ है और it is going inside and outside of this magnetic field. So let us say the grid is like this. The length L of the grid is given by this length and it is equal to L. Now this grid is going outside the magnetic field with a velocity v. So let us say कि let us find out इस ग्रिड में किस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो जब ये राइट की तरफ जा रही होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें डिक्रीज हो रहा होगा, राइट. तो ईएमएफ इस तरफ
इस तरह से इंड्यूस होगा जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स वापस से अंदर की तरफ इंक्रीज हो जाए, और अंदर की तरफ इंक्रीज करने के लिए हम राइट हैंड रूल लगाएंगे, देयरफॉर द करंट शुड फ्लो क्लॉकवाइज। तो करंट जो इंड्यूस्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तब जाके लेंस लॉ वैलिड होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि द ईएमएफ वुड बी इंड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन। उल्टा बना दिया। सो जब ये बाहर की तरफ जा रहा होगा तब ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा। ओके, क्योंकि हमें चाहिए कि करंट इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो, जिससे वापस अंदर की तरफ वाला फ्लक्स नॉर्मलाइज हो जाए। अब इस ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं। इस ईएमएफ की वैल्यू विल बी गिवन बाय नेगेटिव डेल फाई बाय डेल टी। So flux through this given area is changing by amount B times A। अगर हम इसका L times dx by dt निकालें, so del phi by del t will be equal to negative BL dx by dt। So flux will be just BL dx, और जब हम इसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो we will get minus BL dx by dt which is equal to negative BLV। अब नेगेटिव साइन हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं जब हमने डायरेक्शन फाइंड किया। सो दिस ईएमएफ विल बी इक्वल टू बी एल टाइम्स बी। अब सपोज करो ये राइट की जगह लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी v से मूव कर रहा था। अब जब ये लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो ओवर विद टाइम इसका फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो करंट या ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा जिससे अंदर की तरफ वाला ईएमएफ कम कर सके। तो इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हमारा ऐसा होगा जिससे करंट इंड्यूस्ड शुड बी इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि अब हमें ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करना है। तो इस केस में जो हमारा ईएमएफ का डायरेक्शन है वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एंड इट विल बी लाइक दिस। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा सेम फॉर्मूले से। सो ईएमएफ विल बी डेल फाई बाय डेल टी विच इज माइनस बी एल बी। सो जब अंदर जाएगा हमारा ईएमएफ इस तरह, हमारा ईएमएफ इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, और जब बाहर जा रहा होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये अंदर बाहर जाने की जगह ऊपर या नीचे जा रहा है। तो जब ऊपर और नीचे जाएगा तब इसका फ्लक्स चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है वेलोसिटी v से या नीचे जा रहा है वेलोसिटी v से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया है ग्रिड का वो तो सेम रहेगा। सो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इसलिए ऊपर नीचे जाते टाइम कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जब हमारे पास रोटेशन होगा इस ग्रिड का। तो लेट अस से अगेन हमारे पास सेम मैग्नेटिक फील्ड है विच हैज अ वैल्यू b, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। इट हैज अ वैल्यू b वेक्टर इनसाइड। अब हमारे पास सेम ग्रिड है, but now instead of going to the right or to the left, it is rotating about the central axis with some velocity or with some angular velocity omega। तो जब ये एंगल 0 पर था इस ग्रिड के अंदर का फ्लक्स विल बी गिवन बाय b टाइम्स a। अब जब ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट होगा तो हमारा एरिया वेक्टर भी रोटेशन के साथ साथ रोटेट होता जाएगा। तो एरिया वेक्टर रोटेट होगा तो इसका मतलब फाई विच इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ये चेंज होता रहेगा। तो जब फाई चेंज होगा इसका मतलब देयर विल बी सम ईएमएफ इंड्यूस्ड इनसाइड दिस लूप विच विल बी इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल टी। सो रोटेशन के केस में भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब देखते हैं इस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अज्यूम करेंगे कि जो एरिया वेक्टर है इसका मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा। सो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग विल बी गिवन बाय a और द टोटल एरिया टाइम्स कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, where cos of omega t is the एंगल by which the grid has rotated, और उसका जब
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, दैट विल गिव अस कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सो फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दिस विल कम आउट टू बी बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब जब इसको हम फैराडेज लॉ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, द ईएमएफ इंड्यूस्ड विल कम आउट टू बी माइनस डी फाई बाई डी टी, which will come out to be b times a times omega times sine of omega t। सो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, कॉस का डेरिवेटिव साइन हो जाएगा और एक ओमेगा चेन रूल से बाहर आ जाएगा। सो जब ये ग्रिड हमारी ओमेगा से रोटेट करेगी, देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द ग्रिड व्हिच विल बी इक्वल टू ए एरिया टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स एंगुलर वेलोसिटीज टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आपको याद रखना है, ये भी कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। और डायरेक्शन आप लेंस लॉ से देख लेना। अच्छा, अब एक ग्रिड की जगह अगर हमारे पास मल्टीपल ग्रिड्स होती या फिर मल्टीपल लूप्स होते इसी ग्रिड के, तो हमारा एरिया वेक्टर n से मल्टीप्लाई हो जाता, उस केस में हमारा ईएमएफ भी n से मल्टीप्लाई हो जाता। सो फॉर वन लूप इट विल बी ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, फॉर n लूप्स इट विल बी n ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना क्लियर? तो ये हो गया हमारा फैराडेज लॉ। अब एक चीज आती है ट्रांसफॉर्मर्स में। ट्रांसफॉर्मर्स में वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पर आपको इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ट्रांसफॉर्मर्स में बस आपको एक चीज देखनी होती है कि इसमें दो लूप्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी कॉइल जिसका नंबर ऑफ टर्न्स होता है N1 और जिसका ईएमएफ होता है E1, और दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल जिसका नंबर ऑफ टर्न्स होता है N2 और ईएमएफ होता है E2। इसमें बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है, दैट N1 बाई N2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। तो जनरली क्या होता है, जो प्राइमरी कॉइल होता है उसमें हमारा ईएमएफ बहुत कम होता है, जैसे सिर्फ 10 वोल्ट्स है। अब हमें इसको ट्रांसफॉर्म करके 500 वोल्ट्स का आउटपुट चाहिए, या जो हम लेते हैं 220 वोल्ट्स का आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी कॉइल है उसमें हम सिर्फ 5 टर्न्स लेंगे, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें हम 5 टाइम्स 22 टर्न्स विच इज 110 टर्न्स लेंगे। ऐसा ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करने से अगर हमारा इनपुट 10 वोल्ट है सिर्फ, तो फाइनल आउटपुट हमारा 222 वोल्ट आ जाएगा, बिकॉज N1 बाई N2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। अब ये जो ट्रांसफॉर्मर है, दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और द EMI। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा होता है, वो करंट जब हम साइनोसॉइडली ऑसिलेट कराते हैं, तो चेंजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई। तो अगर करंट ऑसिलेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट होगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होती है तो उस वजह से इस वाले सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी इसके पास में ही मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होता है दैट इज गिवन बाय E2। सो ट्रांसफॉर्मर्स अगर पूछा जाए ऑन विच प्रिंसिपल डू दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एलसीआर सर्किट्स। एलसीआर सर्किट्स पढ़ने से पहले हमें कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना होगा। कैपेसिटेंस के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके थे, तो सीधा उसमें फॉर्मूला पे जाते हैं। तो मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक आरसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है, एंड अ वोल्टेज V is provided to the circuit. The resistor's value is R, the capacitor's value is C. अब जब हम t is equal to 0 में ऐसा सिस्टम बनाएंगे, तो because of this voltage a current will start flowing across this coil. Because of this current there will be an accumulation of charge on the positive plate of the capacitor and an accumulation of negative charge on the negative plate of the capacitor. तो इसको हम बोलते हैं, जब हम वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स द कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड।
Okay, so this process is called a charging of a capacitor. तो इसमें हमें चार्ज Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है. तो उसके लिए वी विल यूज द किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लॉ. सो प्लस V माइनस आई आर माइनस कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है Q बाय सी इज इक्वल टू 0. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर इसका हम डेरिवेटिव लें या अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, सो वी विल गेट V माइनस डी क्यू बाई डी टी आर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0. तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का. हमने इसको सॉल्व करना सीख लिया है. इसको हम वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व करेंगे. सो क्यू वाले वेरिएबल्स एक साइड ले जाएंगे, टाइम टी वाले वेरिएबल्स दूसरी साइड ले जाएंगे. ठीक है, तो जब इसका सोल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं तो आपको सीधा इसका फाइनल फॉर्मूला याद कर लेना है. सो चार्ज क्यू एट अ टाइम टी is given by Cv times 1 minus e to the power minus t by Rc, where Rc is known as the time constant or tau. तो ये इक्वेशन आपको एक तो ये फॉर्मूला आना चाहिए किस लूप लॉ से हमारा ये फॉर्मूला आता है, और इसका फाइनल एक्सप्रेशन भी याद होना चाहिए. तो अब इस एक्सप्रेशन में आप देखो, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तब Q की वैल्यू 0 है. इसका मतलब जब चार्जिंग स्टार्ट होगी तो कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं होगा और सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा. सो इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, Q of t is equal to 0 is 0. This means V is equal to IR. So at t is equal to 0, current will be equal to V upon R. ठीक है, तो अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वी विल गेट डी क्यू टी बाई डी टी इज इक्वल टू सी वी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और बाकी बचे हुए टर्म का डेरिवेटिव विल बी गिवन बाय V by R times e to the power minus t by RC. So t is equal to 0 पर हमारा टाइम v by r था, और अगर हम इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लें तो t इज इक्वल टू 0 पे हमें करंट पता है इज v by r, तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा. तो इससे हमारा करंट का भी एक्सप्रेशन आ जाता है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. ठीक है, तो सिर्फ चार्ज का एक्सप्रेशन याद रख लो, करंट का आपका अपने आप आ जाएगा. अब जब टाइम हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, हमने बहुत देर तक चार्ज कर लिया, इसका मतलब जो e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा और चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी सी वी. सो इसको भी हम लिखते हैं एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी Q is equal to CV and voltage drop across the resistor will now be equal to 0 because current is now 0. ठीक है, तो शुरुआत में सारा वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रहा था और फाइनली सारा वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटेंस के क्रॉस हो रहा है. बीच वाले टाइम में इट विल बी शेयर्ड बिटवीन द रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर. तो ये था हमारा चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. अब हम देखते हैं डिस्चार्ज. सो डिस्चार्जिंग में आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, उसके पास सीवी चार्ज है. जब उसके पास फुल चार्ज आ गया विच इज इक्वल टू प्लस सीवी और माइनस सीवी, अब जाके हम उसका वोल्टेज सोर्स हटा देते हैं. तो अब बस एक रेजिस्टेंस बचता है और एक कैपेसिटर विद चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू बचता है. तो जितना भी उसने चार्ज एक्यूमुलेट किया था अब वो डिस्चार्ज करेगा. तो एक इस केस में इक्वेशन विल बी इफ वी अप्लाई द लूप लॉ अलोंग द सर्किट वी विल गेट माइनस आई आर प्लस माइनस आई आर, अगर हम करंट आई माने इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सो प्लस आई आर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0. तो इसमें भी हमारी सेम उसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी आई आर माइनस डी आई. ओके, सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. सो वी विल राइट डी क्यू बाई डी टी टाइम्स आर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0. इसको भी हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं. सो वी विल गेट डी क्यू बाई क्यू
इज इक्वल टू डी टी बाय आर सी। इसमें हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो स्टार्टिंग पॉइंट पे टाइम 0 था, फाइनल पॉइंट पे टाइम t था। स्टार्टिंग पॉइंट पे चार्ज हमारा था c, चार्ज वाज इक्वल टू q इज इक्वल टू cv और फाइनल चार्ज हमारा था 0। तो अगर हम स्टार्टिंग चार्ज को q नॉट मान ले, सो दिस विल बी आवर इंटीग्रल इक्वेशन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट ln of q by q naught is equal to t by rc, and therefore q at any time t is given by the initial charge q naught times e to the power minus t by rc। तो डिस्चार्जिंग के केस में हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो जब हम डिस्चार्ज कर रहे होंगे इनिशियली करंट विल बी इक्वल टू एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कितना चार्ज होगा, चार्ज विल बी इक्वल टू cv जो हमने चार्ज करा था फुली, एंड करंट विल बी इक्वल टू v बाय r। इस इक्वेशन में हम q को cv डालेंगे तो I विल कम आउट टू बी v बाय r। तो इनिशियली करंट विल बी मैक्सिमम। अब काफी टाइम के बाद एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी हमारा चार्ज सारा डिस्चार्ज हो जाएगा, सो q विल बिकम इक्वल टू 0 एंड करंट विल आल्सो बिकम इक्वल टू 0 क्योंकि अब सब कुछ ही 0 हो गया है। ठीक है, तो आपको ये दो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट वाले याद करने। पहला तो ये वाला इक्वेशन जो चार्जिंग के टाइम हमारा q ऑफ t था, और दूसरा ये याद करना है डिस्चार्जिंग के टाइम कितना q ऑफ t था। करंट आप इसका डेरिवेटिव लेके निकाल लोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेम चीज हम इंडक्टर के लिए पढ़ेंगे। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज इंडक्टेंस। सो जैसे कैपेसिटर हैड अ प्रॉपर्टी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, इंडक्टर हैज अ प्रॉपर्टी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट और अ मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर किसी सोलेनॉइड का एग्जांपल लेते हैं, तो लेट अस से सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फ्लक्स इज फाई, then we say that phi is equal to inductance times I, where L is the self inductance। और अगर हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट कॉइल्स हुए, so let's say this is coil number 1, this is coil number 2, then current in the loop 1 produces an EMF in the second loop, so we will say phi 2 is equal to M12 I1, and a current in the second loop will produce an EMF in the first loop, so phi 1 is equal to M21 times I2। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉइल्स हैं जिनके इंडक्टेंस आपस में लिंक्ड है। सो यहाँ पर जो हमारा M12 और M21 था दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले वाले केस में जब एक ही कॉइल था उसी का करंट उसी में ईएमएफ इंड्यूस कर रहा था, दैट वाज सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें एक दूसरा कॉइल पहले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कर रहा हो, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की काम की प्रॉपर्टी होती है दैट M12 इज इक्वल टू M21। सो इससे रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यूज आते हैं, वो देख लेना। ओके, तो जब ये हमारा इंडक्टेंस सर्किट में होता है, लेट्स से हमारे पास एक एलआर सर्किट है, इंडक्टर को ऐसे सोलेनॉइड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये हमारा इंडक्टर सर्किट में होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एन इंडक्टर विद अ वैल्यू L एंड विद अ करंट I फ्लोइंग अक्रॉस इट इज गिवन बाय वोल्टेज ड्रॉप या फिर स्मॉल e इज इक्वल टू नेगेटिव L di by dt। तो बेसिकली इंडक्टर ओपोजेस अ इंक्रीज इन करंट इन द सर्किट। अगर करंट जल्दी से इंक्रीज हो रहा है तो ये बैक ईएमएफ ज्यादा लगाएगा। अगर करंट यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, सेम वैल्यू से फ्लो हो रहा है, तो ईएमएफ तो इंडक्टर कुछ नहीं करेगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईएमएफ।
voltage drop across the inductor if the current flowing is uniform will be 0. ठीक है, तो ये है हमारा LR सर्किट. अब हम सेम एनालिसिस जो कैपेसिटर के लिए किया था इसके लिए करते हैं. So voltage is V, inductor value is L, and current is R. So we will again apply the loop law across this loop. So we will get plus V minus IR. अब minus of L di by dt will be equal to 0. तो इसमें हम दोबारा से जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कि करंट इनिशियली विल बी ग्रोइंग. So current I at time t will be given by V upon R times 1 minus e to the power minus t by L over R. ये एक्सप्रेशन आपने इंडक्टेंस के लिए याद कर लेना है. तो इसमें आप देख सकते हो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तब इंडक्टर जो है हमारा सारा का सारा करंट ब्लॉक कर देगा. जैसे ही हमने इंडक्टर लगाया एकदम से बहुत सारा करंट झटके से फ्लो करना स्टार्ट होगा. पर हमने देखा है कि जब भी झटके से करंट चेंज होता है तो इंडक्टर अपना पूरा फोर्स लगा देता है उसको ब्लॉक करने में. तो t इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर जो है सारा करंट ब्लॉक कर देगा. देयरफॉर करंट विल बी 0 एट t इज इक्वल टू 0. अब करंट 0 है तो इसका मतलब रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इज 0. तो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप V will be across the inductor. So voltage drop across the inductor L will be given by V. अब जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का चेंज भी कम होना स्टार्ट कर देगा. फाइनली एट टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी हमारा करंट कांस्टेंट हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी V by R. एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी करंट विल बी V by R एंड क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर विल बिकम 0 और सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप विल बी अक्रॉस द रेजिस्टर. स्टार्टिंग में एंटायर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, बीच में इट विल बी शेयर्ड बाय बोथ ऑफ देम, फाइनली सारा वोल्टेज ड्रॉप विल बी अक्रॉस द रेजिस्टर. ओके, तो ये करंट का एक्सप्रेशन याद कर सकते हो ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ करंट. इससे आप चार्ज भी निकाल सकते हो इंटीग्रेट करके, उसकी जरूरत नहीं है वैसे. और फिर अब जब करंट हमारा इस्टेब्लिश हो गया, V बाई आर फिक्स्ड करंट फ्लो कर रहा है, तब हम क्या करते हैं, तब हम जो अपना वोल्टेज सोर्स है उसको हटा लेते हैं. तो जब वोल्टेज सोर्स हटा लेते हैं तो वापस से ये करंट जो है हमारा डीके होना स्टार्ट कर जाएगा. क्योंकि जब वोल्टेज सोर्स ही नहीं है तो करंट वो सस्टेन नहीं हो पाएगा और कम होना स्टार्ट करेगा. तो अब क्योंकि करंट वापस से चेंज कर रहा है तो इंडक्टर के क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और जब तक करंट है तब तक ये दोनों इक्वल होंगे. तो इस केस में अगर हम इक्वेशन लिखें वी विल राइट, अगर करंट आई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है देन माइनस आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू 0. डी आई बाई डी टी ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन हम नहीं हटाएंगे. तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट ड्यूरिंग डीके. सो आई विल बिकम equal to I naught times e to the power minus t by L over R. तो इसमें आप दो चीज नोटिस कर सकते हो कि जो हमारा ग्रोथ के केस में करंट का एक्सप्रेशन है वो ग्रोथ के केस में कैपेसिटर के चार्ज के एक्सप्रेशन के सेम टू सेम था. डिफरेंस ये था वहां पे टाइम कांस्टेंट RC था, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट L by R है. वहां पे मैक्सिमम चार्ज हमारा CV था, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम करंट V by R है. बाकी एक्सप्रेशन सेम टू सेम है, यहाँ के करंट और वहाँ के चार्ज का. और डीके के टाइम जो यहाँ वहाँ पे चार्ज का एक्सप्रेशन था वही यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन है. बस जो टाइम कांस्टेंट RC था उसको 1 by R L by उसको L by R से रिप्लेस कर देते हैं, बाकी एक्सप्रेशन सेम रहता है. तो ये तो था जब हमारे पास या तो सिर्फ इंडक्टर है या सिर्फ कैपेसिटर है. अगर हमारे पास LCR सर्किट आता है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों होते हैं तो उस केस में हम देखते हैं क्या होता है. तो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है V और हमारे पास इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज में है.
तो इस केस में हम जनरल एक्सप्रेशन निकालते नहीं हैं क्योंकि इसका जनरल एक्सप्रेशन काफ़ी डिफिकल्ट आता है, पर पहले हम इसका इक्वेशन लिख लेते हैं. लेट्स से द वैल्यूज आर एल सी एंड आर एंड द वोल्टेज इज वी. सो वी विल राइट, अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, वी माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू 0. अब इसमें आप देख सकते हो एक टर्म में करंट है, एक टर्म में चार्ज है और एक टर्म में डेरिवेटिव ऑफ करंट है. तो अगर हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, और वो तो हमने अभी सीखा नहीं है कैसे सॉल्व करते हैं, और उसका सोल्यूशन भी काफ़ी लंबा चौड़ा आता है. ठीक है, तो एलसीआर सर्किट को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमें एक तीसरा मेथड निकालना पड़ता है विच इज़ नोन एज द फेजर मेथड. ठीक है, जो पहले सिर्फ एलसी और पहले जो सीआर और एलआर सर्किट था उसको भी हम फेजर मेथड से कर सकते थे. तो देखते हैं हम इस मेथड को विच इज नोन एज द फेजर मेथड ऑफ सॉल्विंग एन एलसीआर सर्किट. तो बेसिकली हम ये यूज करते हैं दैट जो नॉर्मल रेजिस्टर वाला सर्किट होता है उसमें V इज इक्वल टू आई आर. अब एलसीआर सर्किट में भी हम सेम इक्वेशन रखेंगे, बस R की जगह हम एक X यानी कि इम्पिडेंस से रिप्लेस कर देंगे. So resistance को we will replace it with some impedance and we will call it Z. Okay, so the Ohm's law will now be V is equal to IZ, where Z is the impedance of the circuit. तो अगर हमारा Z अगर रेजिस्टर है तो Z will be equal to just R. इसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस. अगर हमारा Z इंडक्टर है तो इंडक्टर के केस में हमारा Z विल बी नोन एज XL विच विल बी इक्वल टू ओमेगा L. तो उस केस में हम रेजिस्टेंस की जगह ओमेगा L लिखेंगे और अकॉर्डिंगली उससे रिप्लेस कर देंगे. और अगर हमारा कैपेसिटर है, दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C. अब सिर्फ ये नंबर्स चेंज नहीं होते, एक और चीज भी चेंज होती है. जो रेजिस्टेंस है उसका हम फेज लेते हैं फेज डिफरेंस 0. तो जब रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज डिफरेंस लगाएंगे वो सेम फेज में होगा जिस फेज में हमारा करंट है. जब हम इंडक्टेंस का फेज लेते हैं तो फेज ऑफ वोल्टेज इज 90 डिग्रीज अहेड ऑफ द फेज ऑफ द करंट. तो यानी कि इम्पीडेंस का फेज इज 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज. और जब हम कैपेसिटेंस लेते हैं तो फेज ऑफ द वोल्टेज इज 90 डिग्रीज बिहाइंड द फेज ऑफ द करंट. तो इसमें हम कैपेसिटेंस का फेज लेते हैं नेगेटिव 90 डिग्रीज. बाकी जो मैग्नीट्यूड है वो इट इज गिवन बाय दीज थ्री एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो फेज को ध्यान रखते हुए और मैग्नीट्यूड को ध्यान रखते हुए हम बस फेजर डायग्राम बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो पहले सिर्फ हम नॉर्मल रेजिस्टेंस वाला सर्किट लेते हैं जहाँ पे देयर इज अ वी एंड देयर इज ओनली अ रेजिस्टर. तो इस केस में अ करंट आई विल फ्लो. हम हमेशा करंट का फेज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हैं, दिस इज अ कन्वेंशन. तो करंट का फेस इस तरफ है और हमारा रेसिस्टेंस आर है, इसका मतलब इसमें इम्पीडेंस इज गिवन बाय जस्ट आर क्योंकि इसमें सिर्फ रेसिस्टर है. तो इसका मतलब इम्पीडेंस का फेज 0 है तो वोल्टेज डिफरेंस का फेज भी इसी के अलोंग होगा. So voltage is given by this vector and it is given by I times R because voltage is I times Z. तो इस केस में अगर हमारा करंट साइन ओमेगा टी है तो वोल्टेज का भी सेम हमारा फेज होगा. सो इफ V is, so let's say in this diagram if I is equal to I naught sin omega t. अब क्योंकि वोल्टेज का भी सेम फेज है, वी विल से वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल आल्सो बी V naught sin omega t. ठीक है, ये हो गया हमारा प्योर रेसिस्टर. अब हम लाते हैं एल आर सर्किट. सो इसमें अब रेसिस्टर के साथ हमारा एक इंडक्टर और आ जाएगा.
ये हमारा वोल्टेज है, लेट्स से करंट आई इज फ्लोइंग। तो अब जो हमारा इम्पिडेंस होगा दैट विल बी जस्ट आर, और क्योंकि हमारा फेज इंडक्टर का 90 डिग्रीज आगे है तो इसमें हम प्लस जे ओमेगा एल लगा देंगे। सो दिस विल बी आर कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस। इसको फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये हमारा आई वेक्टर का डायरेक्शन है तो जो रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज चेंज है दैट विल बी गिवन बाय आई आर इन दिस डायरेक्शन, और जो हमारी इंडक्टेंस की वजह से वोल्टेज डिफरेंस है दैट विल बी गिवन बाय 90 डिग्रीज in the upward direction, and its magnitude will be given by omega L times I। तो हमारा वोल्टेज डिफरेंस अब दो अलग अलग डायरेक्शंस में है, देयरफॉर नेट वोल्टेज डिफरेंस होगा इस डायरेक्शन में। तो एलआर सर्किट में वी से दैट द वोल्टेज इज लीडिंग इन फेज विद द करंट आई, एंड ये फेज एंगल कितना होगा, दिस फेज एंगल विल बी इक्वल टू tan phi is equal to omega L by R. Therefore, phi is equal to tan inverse of omega L by R। ठीक है, तो अगर हमारा करंट का इक्वेशन था I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज हो जाएगा हमारा V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा L by R। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं सिर्फ एलसी सर्किट। ओके, एलसी नहीं, पहले आरसी देखते हैं। तो आरसी सर्किट में हमारा करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो एक तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टर की वजह से विच विल बी आई आर, और एक हमारा वोल्टेज डिफरेंस होगा कैपेसिटर की वजह से विच विल बी 90 डिग्रीज बिहाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो दिस विल बी इक्वल टू आई बाय ओमेगा सी। इस केस में हमारा इम्पिडेंस हो जाएगा आर माइनस जे बाय ओमेगा सी। माइनस इसलिए क्योंकि उसका फेज 90 डिग्री पीछे है। ठीक है, तो नेट वोल्टेज हमारा इस डायरेक्शन में होगा, एंड दिस एंगल फाई इज गिवन बाय tan फाई इज इक्वल टू 1 by omega c divided by r, so 1 by omega rc, so phi will be equal to tan inverse of 1 by omega rc। तो अगर हमारा इस केस में करंट इज गिवन बाय आई नॉट साइन ओमेगा टी, then voltage will be given by V naught sine omega t minus phi, where phi is equal to tan inverse of omega RC। Okay? तो इसमें वोल्टेज विल बी लैगिंग इन फेज टू द करंट, या फिर हम कह सकते हैं करंट विल बी लीडिंग इन फेज टू द वोल्टेज। अब हम देखते हैं एल सी आर सर्किट, या पहले एलसी देख लेते हैं जल्दी से। सो एलसी में करंट हमारा इस डायरेक्शन में है तो रेजिस्ट इस डायरेक्शन में कोई हमारा वोल्टेज नहीं होगा बिकॉज रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। एक हमारा इम्पिडेंस होगा कैपेसिटेंस की वजह से विच विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो वोल्टेज ड्यू टू कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू आई बाय ओमेगा सी, और एक हमारा वोल्टेज होगा ऊपर की तरफ विच विल बी द इंडक्टेंस वाली वोल्टेज ड्रॉप, सो वी एल विल बी इक्वल टू आई ओमेगा एल। ठीक, अब डिपेंडिंग ऑन वेदर ओमेगा एल इज बिगर और 1 by omega c is bigger, the voltage will be either up or down। लेट अस से ओमेगा एल वाला वोल्टेज ड्रॉप बड़ा है तो नेट वोल्टेज विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो V will be equal to I times omega L minus 1 by omega c। तो इस केस में यू कैन सी दैट द वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, और अगर ओमेगा सी 1 by omega c बड़ा होता ओमेगा एल से, so we would have voltage in the downward direction and again voltage would be lagging the current by 90 degrees। तो इस केस में if current is I naught sin omega t, voltage will be given by V naught
sine omega t plus 90, but we know that sine of theta plus 90 is nothing but cos of theta. तो इस केस में b आ जाता cos of omega t, ठीक है, प्लस 90 वाला टर्म बाहर आ जाता और साइन का cos हो जाता. दिस इज द वोल्टेज फॉर एन LC सर्किट. अब LCR सर्किट में काफी इजी हो गया है, आप तीनों चीजों को ऐड कर लो और बाकी चीजें आप खुद से ही देख सकते हो. सो अगर LCR सर्किट है हमारे पास, तीनों सीरीज में है, अगर करंट का डायरेक्शन हमारा हॉरिजॉन्टल है, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, तो इम्पिडेंस हो जाएगा इसमें R प्लस जे ओमेगा एल माइनस जे बाय ओमेगा सी, या इसको प्लस 1 बाय जे ओमेगा सी भी लिख सकते हैं. जे इज नथिंग बट आयोटा और द स्क्वायर रूट ऑफ -1. तो रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज इस डायरेक्शन में आएगा, सो वी आर इज इक्वल टू आई आर. एक ऊपर की तरफ आएगा, वी एल इज इक्वल टू आई ओमेगा एल, और एक नीचे की तरफ आएगा, वी सी इज इक्वल टू आई बाई ओमेगा सी. अज्यूम करते हैं कि ओमेगा एल बड़ा है, तो जो वर्टिकल वाले डायरेक्शंस हैं उनका नेट कंपोनेंट कुछ इस तरफ आएगा, which will be given by I times omega L minus 1 by omega C. और जो वोल्टेज फाइनल आएगा वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन आएगा, which will be somewhere over here. ठीक है, तो इस केस में अगर ओमेगा L बड़ा है then voltage will be leading the current, और अगर 1 by omega C बड़ा है then voltage will be lagging the current. If this angle is phi, then tan of phi will be given by omega L minus 1 by omega C divided by R. And we will say if I is equal to I naught sin omega t, then V will be equal to V naught sin omega t plus phi. This phi is equal to tan inverse of omega L minus 1 by omega C upon R. अगर phi पॉजिटिव है which means omega L is greater than 1 by omega C, इसका मतलब वोल्टेज लीड करेगा. अगर phi नेगेटिव है तो वोल्टेज लैग करेगा. अब इसमें एक कंडीशन आती है जब ये ओमेगा एल और 1 बाई ओमेगा सी बराबर हो जाते हैं, उस केस में फाई जीरो हो जाता है और वोल्टेज का डायरेक्शन करंट के अलोंग हो जाता है, सो फेज डिफरेंस जीरो हो जाता है. सो उस केस में वी से दैट impedance which is perpendicular to the current becomes zero. So that is also known as the resonance condition. So उस केस में omega L becomes equal to 1 by omega C, and we get the resonance frequency omega which is equal to 1 by square root of LC. जब रेजोनेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब जो हमारा नेट इम्पीडेंस है वो मिनिमम होगा, इसलिए करंट फ्लो मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इक्वेशन लिखें V इज इक्वल टू आई जेड, जब रेजोनेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इम्पीडेंस Z विल बी द मिनिमम. अब मिनिमम इम्पीडेंस होगा, इसका मतलब करंट विल बी द मैक्सिमम. So resonance is a very special situation because now we can get the maximum value of current for the same voltage difference that we provide. ठीक है, तो resonance in electric circuits is very special because that allows you to maximize your efficiency. Okay. अब एक ये होता है जो हमारा फाई, बार बार फाई लिख रहे थे which is the phase difference. अगर हम इसका cos फाई लिखते हैं that is known as the phase factor और द पावर फैक्टर. तो कई बार एमसीक्यूज में आपसे पावर फैक्टर पूछता है. पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई. तो अगर हम ओमेगा सी और एल के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो. सो पावर फैक्टर विल बी गिवन बाय R डिवाइडेड बाय Z, which is also equal to R divided by square root of R square plus omega L minus 1 by omega C square. ठीक है, तो हमने पढ़ा ओमेगा रेजोनेंस is equal to 1 by square root of LC. Therefore the frequency at resonance, कई बार resonance frequency भी पूछ लेता है, that will be given by 1 by 2 pi square root of LC. This will happen when the
impedance of capacitance and inductive impedance are equal. अब इसमें कई बार पूछ लेता है व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड बाय एन एलसीआर सर्किट, तो उसका भी फॉर्मूला आप याद कर लो. पावर डिसिपेटेड बाय एन एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय द RMS EMF multiplied by the RMS current multiplied by cos phi, where cos phi is the power factor. अगर RMS की जगह मैक्सिमम वैल्यूज दी हो तो आप यूज कर सकते हो दिस इज इक्वल टू maximum divided by root 2 times maximum current divided by root 2 times cos phi, because maximum value upon root 2 is equal to the RMS value. तो इसको सिंप्लीफाई करके आप एक ही इक्वेशन में लिख सकते हो E max I max upon 2. तो power dissipated by an LCR circuit is given by one of the two formulas. अब कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की भी पावर डेंसिटी पूछ लेता है एमसीक्यू के लिए, याद रख. सो एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड, ये बस एक एमसीक्यू के लिए फॉर्मूला याद करना है. सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो उसका एनर्जी होगा, एनर्जी डेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो उसका एनर्जी डेंसिटी होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. तो पर यूनिट वॉल्यूम इतना एनर्जी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E पे. और अगर मैग्नेटिक फील्ड B है तो एनर्जी डेंसिटी विल बी गिवन बाय B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट. ठीक है, तो therefore we can say total energy density is 1/2 epsilon naught E square plus B square by 2 म्यू नॉट. अब इसका डेरिवेशन वो हायर स्टडीज में हम करते हैं, अभी बस आप फॉर्मूला याद कर लो. टोटल एनर्जी डेंसिटी इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट. ये और एक बार ये भी एमसीक्यू में पूछ लेता है दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज गिवन बाय 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. सो C is 3 times 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. म्यू नॉट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 टाइम्स 10 टू द पावर. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इज गिवन बाय 8.85 times 10 to the power minus 12 F per n, and mu naught की वैल्यू is given by 4 pi into 10 to the power minus 7 n per a square. ये कुछ नहीं है, बस ये ऐसा यूनिट्स है. ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते. तो जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 by square root of mu naught epsilon naught. ठीक है, और एक चीज इसमें ये भी थी कि आरएमएस करंट, आरएमएस ईएमएफ, ये सब क्या है. तो अगर हमारे पास ईएमएफ है, अगर हमें ईएमएफ का ग्राफ साइनोसॉइडल दे रखा है तो ईएमएफ विल ऑसिलेट बिटवीन प्लस एंड माइनस वैल्यूज. तो अगर इसका टाइम पीरियड t है तो ईएमएफ का इक्वेशन आएगा E max टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा t. तो E max हमारी ये वाली वैल्यू है जो एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होगा तो जो वैल्यू होगी दैट विल बी E max, एंड सिमिलरली ये वाली वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ E max. और जो RMS वैल्यू है उसमें हम क्या करते हैं, RMS वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हम E का स्क्वायर कर देते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं टाइम के साथ, और ओवर वन सिंगल टाइम पीरियड, सो 0 से लेके t तक
हम इसका इंटीग्रेट करते हैं और फिर इसका एवरेज ले लेते हैं। ये सब जब कैलकुलेशन करोगे, स्क्वायर रूट भी लेते हैं, ये सब जब कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, you will get the RMS value of EMF is equal to the maximum value of EMF divided by square root of 2। एंड सेम चीज आप करंट के लिए कर सकते हो। अगर करंट आई मैक्स एम्पलीट्यूड है उसका, तो RMS वैल्यू ऑफ करंट विल बी गिवन बाय आई मैक्स बाय रूट 2। ठीक है, तो जो हम P इज इक्वल टू वी आई लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू वी आई, इसमें V और I की RMS वैल्यू लेते हैं या मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं? मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो आंसर डबल आ जाएगा, √2 एक्स्ट्रा V की वजह से और √2 एक्स्ट्रा I की वजह से। सो एवरेज पावर निकालने के लिए हमेशा V और I RMS वाला लेते हैं, जैसे हमने अभी देखा था इस केस में। जो हम वी आई कॉस फाई लेते हैं पावर का, उसमें RMS वैल्यूज हैं। अगर आप मैक्सिमम वैल्यूज लेते हो तो उसको आप बाय 2 या डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कंप्लीट हो गया है। अच्छा, आज और कल जो हमने क्लासेस पढ़ी हैं, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चंस कल की क्लास से आते हैं और 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से कर लेना और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना। अब हमारा बचा है फिजिक्स में सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स।